अगर सरल भाषा में हम समझे तो हर 7 में से एक भारतीय किसी ना किसी तरह डिप्रेशन से जूझ रहा है। डिप्रेशन क्या होता है और कैसे हम ये पता लगाएं कि मैं डिप्रेशन में हूँ? 10-12 दिन से ऊपर और आपका दिल कुछ नहीं करने को करता है। आपका दिल करता है मैं लेटी रहूं, नींद नहीं आती, आपका खान पान से भी दिल ऊब गया है, आप कुछ नहीं करना चाहती और सिर्फ नेगेटिविटी से घिर गई हैं और आपका दिल करता है मैं रोती रहूं। ये जीवन जो है जीने लायक ही नहीं है। ये अवस्था अगर आपकी 10-12 दिन से ऊपर हो गई है लगातार और आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वाले, आपके आसपास रहने वाले वो सब शिकायत करते हैं तेरे को हो क्या है, देन दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड गो फॉर अ स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन। मैं अगर कंपैरिजन करके देखूं तो क्या जो आदमी है वो उतनी जल्दी बता पाते हैं या फिर एक वो सोशल बैरियर जो कहीं ना कहीं उन्हें रोक देता है? सब यही कहते हैं तू पागल थोड़ी है। अब यकीन मानिए आपके मूड में हेरफेर होने से, आपके मेंटल अफ्लिक्शंस होने से इंसान पागल नहीं हो जाता। कि लोग जान नहीं पाते कि ये डिप्रेशन है भी या हो सकता है मेरा मूड खराब हो, लेकिन आपने बताया कि 10 से 12 दिन अगर एक तरह की फीलिंग आपको है, आप उठना नहीं चाह रहे हैं या आप खाना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर इट्स द राइट टाइम और इट इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन कि आपको किसी से बात ज़रूर करनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर आप फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी से गिर गई, आपको हर वक्त एंग्जाइटी का जो एक स्टेट होता है उसमें आप घिरी रहती हैं, उससे हाथ में कपकपी आ जाती है, आपका कंसंट्रेशन अफेक्टेड हो जाता है। मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी, आगाह करूंगी जो मेरे सुनने वाले हैं, 3 चीज़ों का ध्यान रखें आप, क्योंकि खुदा का दिया हुआ आपके पास इतना एडवांस हर इंसान के पास इंडिविजुअल लेवल पे फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का एक कैपेसिटी होता है। अगर वो ओवरफ्लो करेगा तो देयर विल बी ए मेंटल ब्रेकडाउन। एवरी इमोशन हैज़ अ स्टोरी टू टेल। आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप जानेंगे, अपने आप से पूछेंगे तो उसके पीछे एक कहानी ज़रूर होगी। आपको आज बुरा लग रहा है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, या फिर आप बहुत खुश हैं। अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो उसके पीछे एक वजह आपको ज़रूर मालूम चलेगी और उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाए। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वर्कआउट करते हैं, आप कैसे दिख रहे हैं इसके लिए आप बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं? या फिर मैं कहूँ कि एक्सरसाइज तो आप करते हैं, इनर साइज कभी आपने की है? हो सकता है इस सवाल का जवाब जब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आपके पास ना हो, लेकिन ऐसे ही आपके और मेरे कई सारे सवाल होंगे जो सीधे सीधे हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। उन तमाम सवालों का जो जवाब है वो आज आपको मिलने वाला है, इतना मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। अब मैं आपसे उनको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, जो कि बहुत ही फेमस वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं। और मैम, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी वो सिर्फ मुझसे जुड़े हुए नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी तरह अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उससे मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। डॉक्टर जयंती, आई वांट टू स्टार्ट विद अ स्टडी। एक रिपोर्ट है, मैं सबसे पहले वो बताना चाहती हूँ। लेंसेट की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि अगर हम भारत की बात करें, भारत में 19 करोड़ 73 लाख, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा उन लोगों का है जो किसी ना किसी तरह मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। अब इसमें अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो ये आंकड़ा 4 करोड़ 57 लाख का है और स्ट्रेस है 4 करोड़ 49 लाख। अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि और अगर सरल भाषा में हम समझे तो हर 7 में से एक भारतीय किसी ना किसी तरह डिप्रेशन से जूझ रहा है। मैं शुरुआत इस सवाल के साथ करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है और कैसे हम ये पता लगाएं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। देखिए, अवसाद की बात करें, आपने जो फिगर्स की बात करी, मेरा मानना है अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है और आप एक जागरूक इंसान हैं, आपका एक एक्टिव माइंड है, वो माइंड को भी चोट पहुंच सकती है, ऊंच नीच आपकी मूड में हो सकती है। क्योंकि जैसे आप हर बार जब आप घर से बाहर निकलती हैं या बिस्तर छोड़ के उठती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपका मूड एक ही तरह का हो, वो बदलता है। शरीर भी आपका
डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करता है. इफ़ यू हैव अ हेल्दी बॉडी इट कैन फॉल सिक. सिमिलरली मेरा मानना है इफ़ यू हैव अ हेल्दी माइंड यू कैन हैव एफ्लिक्शंस. तो ये स्ट्रेस देखिए जो है ये हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है. और स्ट्रेस का ना होना नामुमकिन है. Okay. स्ट्रेस होगा ही. लेकिन स्ट्रेस हम इसको मोटे मोटे रूप से दो हिस्से में बांटते हैं. एक यू स्ट्रेस होता है, एक दूसरा स्ट्रेस होता ठीक है. है. यू स्ट्रेस जब आप तैयार होकर बैठ रही थी इसके लिए भी थोड़ा सा आपने स्ट्रेस को महसूस किया Oh, होगा. that's very interesting. और अगर वो नहीं होगी तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी. आप इंटरव्यू देने जाती हैं, आप एग्जाम देती हैं, कहीं भी आप कोई भी चैलेंजिंग टास्क लेती हैं तो उसके लिए अगर यू स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में खामियां आ जाएंगी और आपको वो जो चाह है, आपकी रिजल्ट जो चाहती हैं आप, वो शायद आप अचीव ना कर पाए. नेगेटिव स्ट्रेस वो होता है जिसका असर आपको एहसास हो ना हो आपकी अंदरूनी जो जिस्म है, आपका जो शरीर है, वहाँ पे असर कर जाता है. देखिए अब आप ये इसका निर्धारित नहीं हो सकता कि कौन सी एज है जहाँ पे स्ट्रेस की शुरुआत होती है. Okay. आपको बच्चों में भी स्ट्रेस दिख जाती है. न्यूबॉर्न बेबी में भी आपको डिप्रेशन की शिकायत हो Okay. सकती है. यू नो, एंड फेलियर टू थ्राइव का अगर हम सिंड्रोम देखते हैं बेबी में तो हम बोलते हैं ओके, give the child a body hug. Right. You know, the child needs a warmth of the adult body. तो स्ट्रेस से जूझना ये तो सबको करना पड़ता है. लेकिन हर कोई जो स्ट्रेस से जूझता है ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए. Okay. डिप्रेशन ये एक मानसिक बीमारी है. अवसाद का होना, देखिए उतार चढ़ाव आपकी मूड में होंगे ही. जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास एक्टिव माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड है, तो वो ऊपर नीचे होगा ही. कभी आप खुश महसूस करेंगी, कभी आपको वो खुशी मिलती नहीं है, आपको अचानक आप दुखी फील करती है, आपका मूड नहीं करता है कि मैं ये काम करूं. इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो गई हैं. डिप्रेशन का डायग्नोसिस हम तब करते हैं अगर आप ये अवसाद की महसूस कर रही हैं 10-12 दिन से ऊपर और आपका Okay. दिल कुछ नहीं करने को करता है. आपका दिल करता है मैं लेटी रहूं, नींद नहीं आती, आपका खान पान से भी दिल ऊब गया है, Okay. आप कुछ नहीं करना चाहती और सिर्फ नेगेटिविटी से हाँ. घिर गई हैं और आपका दिल करता है मैं रोती रहूं. ये Okay. जीवन जो है जीने लायक ही नहीं है. ये अवस्था अगर आपकी 10-12 दिन से ऊपर हो गई है लगातार और आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वाले, आपके आसपास रहने वाले वो सब शिकायत करते हैं तेरे को हो क्या गया. Okay. Then this is the time when you should go for a specialist investigation. हमारे पास साइकोडायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं. देखिए हर इंसान से आप पूछ के नहीं तय कर सकती कि उसको डिप्रेशन है या नहीं. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब बता दें, क्योंकि मैं आपको चाहे आपने तो इतने लोगों से आप मिली होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा है वो एक बार में नहीं बताते. स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट मेन, ऐसा थोड़ी उनको डिप्रेशन नहीं होता होगा. तो क्या ये जो मेन और विमेन हमारी सोसाइटी में हम शुरू से कई कई चीज़ों में देखते हैं कि कुछ अलग है, तो ये डिफरेंसेस क्या इसमें भी दिखाई देते हैं? और या जो लोग आपके पास आते हैं तो क्या मैं अगर कंपैरिजन करके देखूं तो क्या जो आदमी है वो उतनी जल्दी बता पाते हैं या फिर एक वो सोशल बैरियर जो कहीं ना कहीं उन्हें रोक देता है? देखिए ये सवाल का जवाब मैं कुछ और तरह से दूंगी. ओके. जब आप बीमार होती हैं तो आप हिचकिचाती नहीं हैं, आप डॉक्टर के पास हाँ. चली जाती हैं, बता देती हैं मुझे Right. बुखार है, ये है वो है. बट कहीं खुदा ना खास्ता आपको लगा कि ये तो मेरे मन के साथ हो रहा है, ये मेरी अंदरूनी बात है, तो उसमें अभी भी टैबूज इतने हैं कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ, मेरी अपनी स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा दिख जाती है तो पूछेंगे डॉक्टर दत्ता मैम के साथ क्यों थी इतनी देर, तेरे को क्या परेशानी है. अगर आपको कोई मेंटल एफ्लिक्शन है तो आप हिचकिचाते हैं उसके लिए कोई उपचार लेने के लिए, किसी कंसल्टेशन के लिए जाने के लिए, क्योंकि उसके साथ सब यही कहते हैं तू पागल थोड़ी है. ओके. अब यकीन मानिए आपके मूड में हेरफेर होने से, आपके मेंटल एफ्लिक्शंस होने से इंसान पागल नहीं हो जाता. क्योंकि अगर आपको परेशानी है तो इट्स हाई टाइम यू शुड टेक सम हेल्प. डिप्रेशन का आप जिक्र कर रही थी, डिप्रेशन कई तरह के होते हैं. न्यूरोटिक डिप्रेशन हो सकता है, साइकोटिक डिप्रेशन हो सकता है, एजिटेटेड डिप्रेशन भी होता है. Okay. कई दफ़े आप देखेंगी
इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है पोस्टमार्टम साइकोसिस हो जाता है। जो माँ है वो अचानक बच्चे से नफरत करने लगती है। शी इज अ थ्रेट टू द चाइल्ड। Okay. So postpartum psychosis is also a kind of a mental affliction. तो डिप्रेशन आपका किस तरह का है, ऑनसेट कैसा हुआ है, और यकीन मानिए इस वक्त हमारे पास मेडिकल एडवांसमेंट इतना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिप्रेशन की शिकार भी हैं तो आप इससे उभर के बाहर आ सकती है, बशर्ते आप चाहें इससे निकलना। और आप इसको पहचाने। अच्छा, मुझे सबसे एक इंटरेस्टिंग बात इसमें लगी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि लोग जान नहीं पाते कि ये डिप्रेशन है भी, या हो सकता है मेरा मूड खराब हो, लेकिन आपने बताया कि 10 से 12 दिन अगर एक तरह की फीलिंग आपको है, आप उठना नहीं चाह रहे हैं या आप खाना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर इट्स दी राइट टाइम और इट इज़ दी अलार्मिंग सिचुएशन कि आपको किसी से बात ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि हमने ये भी देखा है और मैंने भी कई लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई बहुत जल्दी एंशियस हो जाता है, एंजाइटी कभी कभी हो जाती है। तो ये क्या एक डिप्रेशन की कोई स्टेज हो सकती है या ये उससे अलग है? देखिए, एंजाइटी अलग चीज़ है। एंजाइटी थोड़ी बहुत सब में होती है, ओके। लेकिन सब लोग निभा लेते हैं बखूबी, मोस्टली। लेकिन अगर आपकी फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी है, यानी कि बेवजह ओके। आप चिंता में घिर जाती हैं और इतनी एंजाइटी होने लगती है कि आप सो भी नहीं पाती हैं, आप ध्यान लगा के कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं और बेवजह परेशान रहने लगती हैं। आपसे पूछा जाए कि आप परेशान क्यों हो, तो देखिए, अगर आपके पास कोई वजह है, कोई वजूद है आपकी एंजाइटी की, तो हम उससे घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो मसला हल हो जाएगा और मसला हल होने से पहले एंजाइटी का होना मुनासिब है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी से गिर गई, आपको हर वक्त एंजाइटी का जो एक स्टेट होता है उसमें आप घिरी रहती हैं, उससे हाथ में कपकपी आ जाती है, आपका कंसंट्रेशन अफेक्टेड हो जाता है। मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी, आगाह करूंगी जो मेरे सुनने वाले हैं। Okay. 3 चीज़ों का ध्यान रखें आप, क्योंकि खुदा का दिया हुआ आपके पास इतना एडवांस चिंतन मैकेनिज्म जो ब्रेन है आपकी जो शरीर है, इतना कोई कंप्यूटर से भी एडवांस काम Right. करता है आपका ह्यूमन ब्रेन। तो ये शरीर आपको 3 वार्निंग साइंस देती है Okay. कि आप जिस दौर से गुजर रहे हो संभल जाओ। अच्छा। पहला जो वार्निंग साइन है, आपकी नींद में खलल आती है, या तो आप सो नहीं पाते ठीक हैं है। या तो आपको somnambulism जैसे हो जाता है, लाइक ओके। not somnambulism, it is kind of excessive sleep। ओह। बहुत ज्यादा आप सोती हैं या तो आपको नींद नहीं अच्छा, आती ये है। दोनों, मतलब आप ज्यादा सो रहे हैं तो भी और कम सो रहे हैं तो भी कम सो चिंता रही है। हैं तो ओके। भी। और अगर आपकी भूख में या तो आप ज्यादा खाना खाने लगती हैं, या और बिल्कुल नहीं। जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, भूख है नहीं है, Okay. आप कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हो, वी कॉल इट Okay. बुलिमिया। तो इस तरह की अगर दौर से आप गुजर रही हैं, और या फिर आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा, आपका दिल ही नहीं करता कुछ खाने को, तो ये खान पान में जब तब्दीली आती है, आपकी नींद में खलल आती है, और तीसरा होता है आपका मूड। Okay. आप चिड़चिड़ी रहती हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और आपके जो पास आपके जो प्राइमरी रिलेशनशिप है, आपका जो परिवार है, वो बताते हैं पता नहीं तुमको क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में आती हो। आप जब बैठती हैं तो भी आपको पता नहीं चलता किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। यू रिमेन इरिटेटेड। अगर ये 3 सिग्नल है, यानी कि आपकी नींद में खलल है, आपके खान पान में तब्दीली है और उसमें भी खलल है, और आपके मूड में है, ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अगर मौजूद है तो प्लीज़ हॉल्ट, ओके। रुक जाइए। आप किसी से सलाह लीजिए, किसी प्रोफेशनल इंसान के पास जाइए, उनकी कंसल्टेशन लीजिए कि कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है और कहाँ पे आप चूक रही हैं। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन कोपिंग स्ट्रैटेजी, कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके होते हैं, आमूमन मेंटल अफ्लिक्शंस जो होती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स से शुरू होती है। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से ठीक तरह से निभा लेती हैं, जूझ लेती हैं, तो आप इनसे उभर के आ जाती हैं। अच्छा, और इनसे जूझने का भी आपके पास मैकेनिज्म्स होते हैं। तो कोपिंग स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही है, आप फॉल्टी डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, फॉल्टी कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं ले रही हैं, तो आप इससे उभर के निकल आएंगी। ये थोड़ी देर का
परेशानी आपके परेशानी, साथ हाँ। ज़िंदगी में आती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ गलत है, तो ये आपकी परेशानी बढ़ाती चली क्या जाती हो है। सकती है कोपिंग स्ट्रैटेजीज अगर हम थोड़ा कोपिंग सा समझे तो? स्ट्रैटेजीज देखिए, कोई मसला है आपकी ज़िंदगी में, उससे जूझने के लिए अगर आपने सही सलीके से फैसला लिया और आप उससे सही सलीके से जूझ रही हैं, तो ये इससे उभर के आप बाहर आ जाएंगी। ओके। एक दौर आएगा जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ख़त्म हो जाएगी। मैं छोटा सा एक हाँ, एग्जांपल ठीक देती हूँ। है। आपने ये ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, आप ये बाहर खरीदने मार्केट में गई, तो जब भी कोई नीड आपकी आती है, आप सोचती है मैं पिंक लूँ या ब्लू लूँ। थोड़ी देर के लिए आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, Right. लेकिन आपने जब डिसीजन ले लिया कि मुझे ये ब्लू लेनी है, तो आपने पिंक के बारे में सोचा सोचना ही नहीं। बंद कर दिया। तो ये डिसीजन जब आप ले लेती हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने गलत है, मैंने ये ब्लू क्यों लिया, मैं वो पिंक ले लेती तो ओके। अच्छा था, या तो आप दोनों उठा के लाती, हाँ। तो फिर तीसरा कुछ होता, तो दैट्स अ फॉल्टी अच्छा, कोपिंग मैंने स्ट्रेटजी। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, और ये आपने जो एग्जांपल शॉपिंग का दिया ऐसा ही होता है। वो बाहर जाते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं, तब उन्हें अच्छा लग रहा होता है, फिर घर पे आके वो सोचते हैं अरे ये क्या ले लिया। तो ये आपके दिमाग ये को मैंने छोटी मजबूत, सी एक हाँ, एग्जांपल दी। मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इसका क्या कोई भी रिलेशन, आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है उससे होता है, या फिर आप कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं, उस वजह से ये सारी चीजें होती देखिए, हैं। आपकी जिंदगी की जो नीड्स है, जो चाह है, उसमें अगर गड़बड़ी है, आपकी जो काबिलियत है, उससे बढ़ चढ़ के आपकी डिमांड हो जाती है। आप जिसकी काबिल नहीं है, आप सोचती हैं मैं वो चीज़ बन जाऊं, तो वो अचीवमेंट में आपको खलल आ जाएगी, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट। तो ये आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ाती चली जाएगी। आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। आपको गुस्सा बेवजह आएगा उन लोगों पे जो बेचारे कोई वजह नहीं देते हैं आपको कि आप जिस चीज़ की उम्मीद करती हैं वो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाती। वो उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। लेकिन आप उनसे खफा हो जाती हैं। तो इट्स ए फॉल्टी कोपिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप फॉल्टी कोपिंग स्ट्रैटेजी को अपना लेती हैं, हाँ। तो ये आपकी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम दे देती है। एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो ये चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपके निजी रिश्ते में जो लोग हैं वो लोग हों, तो हर जगह आप चोट पहुंचाने लगती हैं। तो हर कोई चोट नहीं खाएगा, वो रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट करेंगे तो आपकी जो ये कॉम्प्लिकेशन है ये बढ़ती चली जाती है। अब हर इंसान के पास इंडिविजुअल लेवल पे फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का एक कैपेसिटी होता है। अगर वो ओवरफ्लो करेगा तो देयर विल बी ए मेंटल ब्रेकडाउन। अब आपने जो फिगर्स की जिक्र करी कि ये बहुत भारी फिगर है, भारी भरकम फिगर है। क्यों है? क्योंकि आज हमारा जो समाज है, इंडिया एज भारत एज अ नेशन, वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस। Right. हमारे यहाँ ट्रांजिशन बहुत फास्ट हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, कुछ खामियां भी आ रही हैं। आपकी निजी जिंदगी में अगर आप देखें, समाजीकरण में फर्क है, आपके फैमिली लाइफ में फर्क है। वो जॉइंट फैमिली, वो एक्सटेंडेड फैमिली, वो गुम होती चली जा रही है। न्यूक्लियर फैमिली में हम आ गए हैं, विद द डिमांड, विद द एडवांसमेंट। अब ये न्यूक्लियर फैमिली में भी जो बच्चे हैं, उनकी परवरिश में बहुत तब्दीली आ गई है। तो ये परवरिश के जो तब्दीलियां हैं, उसके साथ निभाना बच्चों को उस तरह से, मेरे पास ऐसे पेरेंट्स बहुत आते हैं जो कामकाजी पेरेंट्स हैं, माँ भी कामकाजी है, पापा जो है, फादर जो है वो भी है, और दोनों की क्लैशिंग टाइमिंग है। तो बच्चे के लिए टाइम कौन दे, कैसे दे? हम लोग बेसिकली अगर अपनी निजी जिंदगी में आप झांके, तो आपके परवरिश और आपके बच्चे के परवरिश में बहुत फर्क है, अंतर है। तो जो चीज़ें आपको मुहैया हो जाती थी, आज इस दौर में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो खास करके मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं किससे शेयर करूं। हाँ, राइट। कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो भरोसे वाले हैं। रिश्तों पे अगर चोट आती है, तो ये चोट आपको डिस्टेबलाइज अच्छा, कर जाती है। आपने एक बात कही कि मैं किससे शेयर करूं, ऐसा कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, और मैंने कुछ रिसर्च भी पढ़ी, कुछ स्टडीज़ जो हैं वो ये कहती हैं कि मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स के जनरेशन में देखेंगे, और इफ़ यू आस्क देम कि आप कितने लोगों को ऐसा मानते हैं कि आप कोई भी बात, या
एट द टाइम ऑफ क्राइसिस आप उनके पास जा सकते हैं, तो वो कहेंगे 3 और 4। अभी ये जो जेन जी ये जनरेशन है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो दी काउंट इज 0, विच मीन्स दे ट्रस्ट नोबडी। अब आप सोचिए कि किसी को बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, वो किसी को बता नहीं सकता, तो ये भी एक बड़ा चेंज है। और फिर अगर नहीं बता पाना या नहीं, क्योंकि शाहरुख खान का एक डायलॉग मुझे याद है, आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि अगर खुलकर रोओगी नहीं तो खुलकर हंसोगी कैसे। तो एक इंसान जो रो ही नहीं पा रहा, तो वो किसी भी चीज़ से ओवरकम करेगा कैसे, या अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो देखिए, इमोशंस का मसला ऐसा है कि ये अगर आप शेयर नहीं करती हैं, घुटन अपने आप में महसूस करने लगेंगी। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद द यंगस्टर्स, यू नो। ये जो सुइसाइड के रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए, किसी ज़माने में हम कहते थे एजुकेशन इज़ द सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं हाईली एजुकेटेड पीपल आल्सो टेक स्टेप्स, यू नो, टू Right. किल देमसेल्व्स। हमारे जो बच्चे आईआईटी में हैं, जो बच्चे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, Right. वो लोग भी दे टेक देयर ओन लाइव्स, यू नो। सुइसाइड की तादाद बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोटा की तो बात छोड़ ही दीजिए। कोटा से मैं मुखातिब हुई, मैं परिवार वालों से मिली, बच्चों से मिली, और वहाँ पे जो मैंने पाया, यू नो, ये अकेलापन जो है ये खलने लगता है। एक वक्त आता है आपका दिल करता है कि आई शुड हैव अ गुड टाइम विद समबडी। आपके पास मी टाइम ही नहीं है, आप Right. अपने को ही टाइम नहीं दे पा रही हैं, तो आप कैसे किसी और को- जिंदगी से जूझेंगी। आप जब खुश होती हैं तब आपका दिल करता है कि मैं ये खुशियाँ शेयर करूं। सिमिलरली जब आप दुखी होती हैं, आपके पास वो विंडो होना चाहिए कि मैं जहाँ जाके अपने दिल को हल्का कर सकूं, किसी से कई- बात कर सको, अगर रोना आ रहा है तो रो और सको। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए डिसीजन लेने वाले जो हैं वो सही डिसीजंस Right. देते हैं, या फिर आप बौखलाहट में सही डिसीजंस लेती हैं। वहाँ पे हम जैसे प्रोफेशनल्स जो हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, वो आपके हाथ थामने के लिए खड़े होते हैं। हम आपके डिसीजंस नहीं लेते, हम आपको मदद करते हैं कि आप पहचानिए, अंदर झांकिए। थोड़ी देर पहले जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो आपने कहा अपने लिए टाइम। सो मी टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं कई दफ़े जब आई एम ए फैकल्टी विद कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, Right. तो जो निर्णय लेते हैं कि ये गलत है या सही है जुडिशियरी में, तो उनसे भी अगर पूछो आपको क्या अच्छा लगता है, यू नो, पीपल टेक टाइम टू फाइंड आउट मेरे को क्या अच्छा लगता हाँ, है। right. आपकी ज़िंदगी निकलती चली जाती है, आप दौड़ धूप में इसको तसल्ली देने में, उसका काम करने में, जब आप थक हार के घर जाती हैं तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि आप तलाशे टटोले मेरे को क्या अच्छा लगता है। ये बहुत ज़रूरी है। वो सेल्फ लव, वो जी, मी टाइम, वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। और उसके लिए मेडिटेशन इज Okay. इम्पोर्टेंट। आप देखिए, माइंडफुलनेस का एक कंपोनेंट है हमारी थेरेपी में। जब हम बोलते हैं, आप मल्टीटास्किंग करते करते हार जाती हैं। मल्टीटास्किंग को आप सेल्फ पे रख के अलग नहीं हट सकती, क्योंकि ये आज का दौर है, एवरीबडी इज डूइंग Yeah. इट। बट उसी में अगर आपने थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख निकाला। लिया और वो चीज़ आप करने लगे जो सिर्फ और सिर्फ आप एंजॉय करती हैं, अपने लिए कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से आपका जो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो डिसॉल्व होता है। जब आप स्ट्रेस से घिरती हैं तो आपका कॉर्टिसोल, आपके जो गुड हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये तमाम चीज़ें हिट हो जाती हैं। ओके, और तो आपको वो back seat लेती कामनेस हैं। जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो भी वो मिलती नहीं है। मिलती। हाँ, अगर आप ऐसा मेडिटेशन करते हैं या मी टाइम आप आपको देते हैं। हैरानी होगी, हाँ, MNCs में जब मैं जाती हूँ एड्रेस करने, 80% ऑफ द यंगस्टर्स आर ऑन स्लीपिंग पिल्स। 80%। 80% ऑफ द MNC हाई रैंकिंग या मिडिल रैंकिंग के जो लोग हैं, वो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। एडिक्टेड नहीं है, लेकिन लेना पड़ता है, बीच बीच Because में of भी लेते stress. हैं। हाँ, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्लीप। ओह, सो ये क्यों होता है? जब आपने ये सारी खलबली जो बाहर की है, वो सारा आपने अंदर। इंटरनलाइज कर लिया। आपका अपना कौन है? अगर आप पूछेंगे तो आपको आंसर मिलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रस्ट योर ओन रिलेशन, इंटीमेट रिलेशनशिप। आपने कभी सुना था कि प्यार करके जो मैरिज होती है, यू नो, योर्स इज अ लव मैरिज, एंड आफ्टर दैट ये इतना बौखलाहट आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, आप सिर्फ उसको कत्ल नहीं करते, उसको पीसेस में काटते हैं। और हैवानियत की हद देखिए
कि वही इंसान आपके जिस्म के टुकड़े करके कुकर में पकाता है. So there is somewhere some psychotic element, you know, which goes undetected. हम इस पे भी बात करेंगे और मैं जानती हूँ कि क्राइम की जब बात आती है तो आपकी तो इसमें ज़बरदस्त पकड़ है, मैं इस पे बात करूँगी, लेकिन आपने सुसाइड का यहाँ पर जिक्र किया. अब क्योंकि जितने साल लगातार आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, आप एक लंबा एक्सपीरियंस अब आपको हो गया, तो मेरा सवाल ये है कि क्या हाव भाव से आप बता सकते हैं कि ये सुसाइड करने वाला है? क्या ऐसा जरूर जरूर. देखिए, सुइसाइड की डिसीजन हम लोग एक ट्रीटमेंट देते हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन. सुइसाइड का डिसीजन जब इंसान लेता है, दैट्स अ वेरी, यू नो, सोचता रहता है, बट डिसीजन लेना उसका फ्यू सेकंड्स के अंदर होता है. Okay. अगर आपने वहाँ पे रोकथाम लगा दी किसी तरह से, अब जो सुइसाइडल है उसको अगर आप बोलोगे नहीं सुइसाइड मत करो, जिसने अटेम्प्ट कर लिया और मेरे पास थेरेपी के लिए आ रहा है और मैं उसको बोलूँगी नहीं नहीं दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट, हजारों लोगों ने बोला है उसको. आई डोंट गो इन दैट. ओके. राइट. सो सुइसाइडल जो इंसान है वो हार चुका है जिंदगी से. एंड आई पर्सनली फील इट्स अ वेरी कावर्डाइस एक्ट. कावर्ड्स लोग, जो बुजदिल लोग हैं, वो, आपको चोट एक रिश्ते से मिली तो आप अपनी जिंदगी को उछाल लेते हो, आप मौत को गले लगा लेते हो. जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपको उस दौर तक पहुंचा दिया कि आप अपनी जिंदगी में जो बनना चाह रहे थे आप वो बन गए. मैं अतुल की बात कर रही हूँ. अतुल ने सुइसाइड करके, देखिए, आपने डाइंग डिक्लेरेशन कुछ दे दिया, क्या फायदा हुआ? You denied this thing to your parents, your brother, जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, उनकी अनदेखी करके जो एक लड़की जहाँ से आपको वो प्यार नहीं मिला, आप हार गए. If you are intelligent enough, you should fight it out. आपको इस तरह से हारने की नौबत तब आती है जब आप एक बुजदिल इंसान होते हो, आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, नहीं सोचते जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया उनकी हालत क्या होगी. जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को, मैं सबसे गुजारिश करूंगी, अगर खुदा न खास्ता आप कहीं ऐसे दौर पे पहुंच गए जब आपको लगता है एवरीथिंग इज रिडंडेंट, ये जीने लायक दुनिया है ही नहीं, आजमाइए तो सही हम जैसे लोगों को. एक दफ़े मौका तो दीजिए, झांकिए तो सही. मेरे डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं, अक्सर जब मैं उनको दिखाती हूँ कि देखिए ऐसे मरीज भी हैं मेरे पास जिनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उनके बारे में सोचिए. देखिए, एम्पैथी इज़ अ बिग रेस्क्यू, यू नो. मैं सिंपैथी की बात नहीं कर रही. दूसरा, जो इंसान ऐसे किसी दौर से गुजर रहा है जहाँ वो परेशान है और उसके बारे में आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, सोचिए. आज हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे एम्पैथी सिखाने के लिए ऑफिसर्स को हम जैसे प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं 1 घंटे के लेक्चर के लिए, 1.5 घंटे के लेक्चर के लिए, सो दैट यू हैव दैट एम्पैथी. आप यकीन मानिए, एक क्लोज डोर साइकी जो हमारी बनती चली जा रही है, यू नो, नहीं, हम अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे. जब आप बॉटल आपकी भर जाती है, आपका कप ओवरफ्लो करता है, तब अगर आप शेयर नहीं करेंगी तो आप सबसे ज़्यादा चोट अपने को पहुंचाएंगे. राइट. अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे थे तो रिलेशनशिप की बात यहाँ पर आई कि कभी कभी हो सकता है कि आपको किसी एक व्यक्ति ने हर्ट कर दिया, या आप धोखा दे दिया, चीट कर दिया, कुछ भी आप सोच लीजिए, जिससे आप बड़े परेशान हो गए. अब मैं रिलेशनशिप के बारे में इसीलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि स्टडी ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है वो आपको अपने पर्सनल रिलेशंस, इट कुड बी योर फैमिली, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस जनरेशन में हो सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारे जो इमोशंस हैं वो आपको परेशान करते हैं. तो अभी आप इसे कैसे समझाएंगे कि व्हाट इज़ द राइट रिलेशनशिप? देखिए, किसी भी रिश्ते में अगर आप इसको कमर्शियलाइज कर देंगी, लेने देने के भाव मोल तोल करने लगेंगी, तो आपको चोट मिलेगा. क्योंकि जितना इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, आपको ये पहचानना चाहिए कि ये जो शख्स है ये किस हद तक मेरे को चाहता है. अगर आप ये वन साइडेड रिलेशनशिप है और दिखावे का रिश्ता है कि आप मेरे लिए ये कर दो तो मैं आपको मान जाऊं, आप मेरे लिए वो कर दो तो कितना मेरे को प्यार करती हो
बताओ ये करके, देन इट्स ए डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप। मेरा ये मानना है, मैं आपके प्रोग्राम में भी रिपीट करूंगी, जो प्यार करते हैं वो जिहाद नहीं कर सकते, लब जिहाद नहीं होता है, और जो जिहाद करते हैं वो प्यार नहीं कर सकते। देयर इजंट एनी कंपोनेंट ऑफ लव एंड जिहाद। और मेरा मानना है अगर सच में प्यार है तो ये इबादत को मसला नहीं बनाता। आपका इबादत का तरीका आपका है, आप अल्लाह ताला को मानती हैं या भगवान को मानती हैं या चर्च में जाती हैं। मेरे जानकार में ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं बट मैरिड टू अ हिंदू, एंड द लेडी इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद हर वर्शिप। वो शुक्र Okay. का व्रत करती हैं, अच्छा। एंड शी इज हाईली प्लेस्ड, राइट। Okay. हस्बैंड जो है वो अपने रोज़ा रखते हैं, उसमें घर में कोई परेशानी नहीं होती है। अब्बू ने रोज़ा रखा है तो मम्मी भी आ जाती हैं साथ। ओके। मम्मी का फ्राइडे का व्रत है तो अब्बू भी बैठते हैं पूजा में। ओके। यू नो, मैं मानती हूँ वाकई आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़िंदगी किसके साथ आप निभाएंगी ये आपके ऊपर है, लेकिन परख तो लीजिए, रुक तो जाइए, थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिए तो सही आपका रिश्ता कहाँ जाए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा रुकिए, सब्र करिए, तो गलती कहाँ रिलेशनशिप में होती है? क्या बहुत जल्दबाजी में होते हैं, या हमें शुरू में लगता है कि नहीं नहीं, जी। नाउ ही इज द वन एंड नाउ माय लाइफ इज सॉर्टेड? देखिए, मेरा मैं उस स्तर पे हूँ अभी मेरी प्रोफेशनल कैरियर की, मुझे तरह तरह के लोगों को एड्रेस करना पड़ता है। अभी मैंने किसी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लोगों से मुझे एड्रेस करना पड़ा नेशनल लेवल पे, तो मुझे ये पता चला कि गुजरात में कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो लड़कियां कहती हैं मुझे घर नहीं जाना है आफ्टर द यू नो द जो ऑब्जर्वेशन होम में रहते हैं, और बच्ची अगर एक उम्र के बाद वो रख नहीं सकते बच्चों को, तो वो लड़की जो है वो चुन लेती है कि मुझे इस लड़के के साथ जाना है, और वो लड़का जो है वो कहता है मुझे उस लड़की के साथ जाना है। तो माता पिता जब आते हैं लेने, बच्ची कहती है मैं आपके साथ घर नहीं जा, लड़ाई नहीं होती है, कोई मारा मारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वो कहती नहीं मैंने चुन लिया है मुझे उसके साथ रहना है, और वो लड़का भी कहता है मुझे इसके साथ रहना है। तो उसमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। आप जब भी निजी रिश्तों में अपने को ढाले, यू नो, यू टेक अ डिसीजन कि दिस इज द फाइनल दिस थिंग ऑफ माइंड, तो आप पहले ये तो देख लीजिए कि आपका रिश्ता जो है वो टिकेगा, ये कहीं डिमांड एंड सप्लाई पे तो नहीं है। आजकल रिश्ते टूटते हैं खास करके क्योंकि जो लेडी है वो कहती मैं बाहर का भी काम करूं, घर का भी करूं, क्यों करूं, और वो लड़का कहता है मैं किया ये नहीं। काम तो मैंने ज़िंदगी में किया नहीं है, चलो बाजार से ले आते हैं। तो बच्चे जो है वो फिर यू नो दांव पे लग जाते हैं, तो उनका जो बॉन्ड है वो नहीं बन पाता है। तो आई थिंक यू नो एनी रिलेशनशिप डिमांड्स इन्वेस्टमेंट, राइट। इमोशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है तो इमोशनल रिश्ता अच्छा, पनपेगा ऐसे नहीं में आपका। आपने जिस तरह बताया कि कई सारे हो सकता है कि आपके शुरू में आप सब ठीक है, बाद में ऐसे मतभेद हो जाएं कि आप साथ ना रहना चाहते हो, या ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया, लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। और मैंने बहुत, आप तो कई लोगों से मिले होंगे, लेकिन मैं भी अपने आसपास कई दोस्तों को, कई लोगों को जानती हूँ जिन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, मूव ऑन नहीं कर पाते, ब्रेकअप के देखिए, बाद आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन लोगों के लिए कैसे आप सरल बता सकते हैं? मैं मानती हूँ दो लोग जो मैरिटल रिश्ते में हैं, अगर वो लोग उलझ रहे हैं तो आप उनको सुलझा सकती हैं, ठीक है। बशर्ते दो ही लोग हैं। जहाँ पे फैमिली बैकिंग आ जाती है, मैंने शादियाँ टूटते देखी है उन हालात में जहाँ पे लड़की जो है कमा रही है, कामकाजी है, तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं वो हस्बैंड आके उसने पैसे दिए तेरे को, नहीं दिए तो उससे डिमांड कर। आई एम डीलिंग विथ कपल्स लाइक दिस, जहाँ पे वो लड़की कहती है मेरे तो ससुराल वाले मेरा पैसा सारा ले लेते हैं, मेरे हस्बैंड मेरा पैसा सारा ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं जनाब, क्यों लेते हैं? अब ऐसी काउंसलिंग के दौर से मैं गुजर रही हूँ जहाँ पे उस लड़की ने पूरा पैकेट हस्बैंड को देने से
मना कर करना दिया। शुरू किया है, बट वो लोग टूटे नहीं है. दे आर ड्यू फॉर अनदर सेशन, दे विल बी कमिंग, दे हैव अ 6 years old child. Okay. एंड यू नो ये सुलझाया जा सकता है. इंसानी तो है, आपने प्यार से जो रिश्ता जोड़ा, वहाँ पे अगर उतार चढ़ाव है तो उसको आप संभल के हेल्प लेके सुलझा सकती हैं, बशर्ते आपके जो आउटसाइडर्स है वो इसमें आपको धकेले नहीं. जब रिश्ता टूट जाता है, आपने पैसे समेट लिए, आपको जो भी कंपनसेशन मिलता है, आप खुश होके चलते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप फिर भी अकेले रह जाते अकेले हो. रह जाते हो. क्योंकि वो आदमी भी अकेला है, वो औरत भी अकेला है, आपका जो कंजुगल रिलेशनशिप है वो टूट जाता है. तो बिफोर आई ऑलवेज से, मैं शुरुआत में भी आपसे कह रही थी, थोड़ा संभल के, थोड़ा आराम से, ठहर के, थोड़ा सब्र करके. हाँ, थोड़ा सब्र करके. आप जल्दबाजी में शादी मत करना, और अगर शादी हो गई तो जल्दबाजी में इसको ठुकराना भी नहीं, Okay. तोड़ना भी नहीं. हर चीज़ के लिए पैसे time खत्म देना हो चाहिए. जाएंगे, रिश्ते नहीं बन पाएंगे. और किसी भी तरह अगर फिर भी रिश्ता खत्म हो गया, मान लीजिए फर्ज कर लेते देखिए हैं कि हमारे चीट हो देश गया, में किसी ने, रिश्ता जो है, हाँ, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप. अब तो लिव इन भी अलाउड है. अब लिव इन में मेरा एक नज़रिया और है. लिव इन में जब आप जाती हैं तो आपको तयशुदा तरीके से जाना चाहिए, ओके, क्योंकि कोई भी लिव इन में नहीं जाता है कि आपकी आरती उतारेगा. हाँ. यू आर एन अडल्ट, यू आर वॉकिंग इन टू द रिलेशनशिप फुल्ली नोइंग दैट इट्स अ हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप. और वहाँ पे आप इतनी हड़बड़ाहट में ना रहें कि अगर उसने कह दिया कि नहीं वो शादी नहीं करेगा तो आप कोर्ट के दरवाजे खटकाने लगी. ओके. दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है एक ही लेडी है या एक ही मर्द है. आप देखिए, अगर आप जबरन किसी से रिश्ता रखना चाहेंगी या रिश्ता निभाने के लिए डिमांड करेंगी तो जबरन कोई रिश्ता निभता नहीं है. तब यही हाल होगा कि टुकड़े फ्रिज में मिलेंगे. हाँ, मैं अब इस पे बात थोड़ा सा करना चाहती हूँ क्योंकि आप मनोस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और कई सारे ऐसे मामले हमने देखे मुंबई से लेके अलग अलग जगहों के, जहाँ पर आप किसी के साथ रह रहे हैं, यू आर इन अ रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, एंड देन सडनली हम एक दिन सुनते हैं कि उसको मार दिया, पीस कर दिया, प्रेशर कुकर में उबाल दिया, मिक्सर में पीस दिया, एंड दिस एंडेड. देखिए विडंबना यहाँ पे ये है, आई बीन एन एडवाइजर टू द लीगल एड सेल ऑफ दिल्ली फॉर कपल ऑफ इयर्स. हमारे पास लॉज तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैन्यूवरिंग होती है, जो डिलिबरेशन होती है, देयर आई फाइंड दे आर मोर विक्टिम फ्रेंडली ना होके परपिट्रेटर फ्रेंडली हो जाते हैं. श्रद्धा मर्डर केस में आप देखिए, वो बंदा फॉरेंसिक टेस्ट हो गई, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गई, तमाम चीज़ों के बाद भी अभी भी पनिशमेंट सामने नहीं आई. देखिए जब आप पनिशमेंट का जिक्र करती हैं या समाज में इस तरह की बहसीपन को रोकने की कोशिश करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप पनिशमेंट को दर्शाएं. क्योंकि क्रिमिनल प्रोपेंसिटी जो है जिनके पास होती है, हर कोई क्रिमिनल नहीं होता, हर कोई रेप नहीं कर सकता, हर कोई अपने लव्ड इंसान के टुकड़े इस तरह से नहीं कर सकता और उसको फ्रिज में रख के दूसरे इंसान के साथ वो रिश्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट श्रद्धा मर्डर केस अगेन. नाउ द बॉडी पार्ट्स वर देयर इन द रेफ्रिजरेटर एंड द बॉय वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अनदर लाइजन विद अनदर लेडी. नाउ इस तरह की चीज़ें तभी होती हैं जब आप पनिशमेंट में डीले कर देते हो. देखिए निर्भया कांड में हमने 8 साल में लड़ना पड़ा, लेकिन अभी तक दिखाने के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो हमने जिक्र करी, लेकिन कहाँ है फास्ट ट्रैक कोर्ट? हमारे बच्चे आज भी रौंदे जाते हैं, हमारी बेटियां आज भी सेफ नहीं है, हमारे बेटे भी सेफ नहीं है. आप प्रद्युम्न मर्डर केस देख लीजिए रियांस इंटरनेशनल स्कूल में. तो अगर हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं, हमारे बेटे सेफ नहीं हैं, तो किस बात की हमारी कोर्ट, किस बात की हमारी लीगैलिटीज़? आपको क्रिमिनल माइंड को कंट्रोल के लिए आपको दर्शाना पड़ता है. अगर तुमने ये गुनाह किया तो ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए तयशुदा तरीके से दिया जाएगा. सो एटलीस्ट यू नो पनिशमेंट का मकसद ही ये होता है कि आगे इंसान ऐसी गलतियां ना करे. अब आप देखिए इट इज़ बिकमिंग रैम्पेंट कि आप टुकड़े कर रहे हो लाशों के, उनको या तो नदी में फेंक रहे हो या तो रेफ्रिजरेटर. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. राइट.
एंड आप देखिए जिस इंसान ने इस तरह क्राइम को अंजाम दिया है उसके लिए इस तरह का एक और करना कोई बड़ी कोई बात बड़ी बात नहीं नहीं। है। आप देखिए हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे माँ को लेटी हुई माँ जो नींद में थी टीनेजर लड़के ने शूट कर दिया। लखनऊ की केस में बोल रही हूँ। नाउ व्हेन आई वाज इंटरव्यूड आई सेड मुझे ये बताइए उसके पास ये पिस्तौल आया कहाँ से? आया तो उसको सिखाया किसने? तो जब तहकीकात हुई तो पता चला पिता ने ही उसको ये ट्रेनिंग दी। पिता वाज इन द आर्मी एंड ही केप्ट हिज लाइसेंस रिवॉल्वर विद द ट्रेनिंग टू द बॉय और उससे कहा गया कि तू अगर पकड़ा जाएगा तू 3 साल के लिए जेल में जाएगा। मैं गया तो मैं तो सारी ज़िंदगी के लिए, ये मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि बाहर के देशों में आपका क्राइम को देखा जाता है, किस लेवल की क्राइम आपने करी। अगर तो ये एडल्ट क्राइम है तो एडल्ट कोर्ट में डील करते हैं। 8 साल का बच्चा भी अगर एडल्ट क्राइम कर रहा है तो आप उसे एडल्ट कोर्ट के पनिशमेंट्स देते हैं। ऐसा नहीं होता एक है। एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाता, आप बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं, जिससे आपको ये रुके। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है Right. कि समाज से आप ये बहसीपन को जो है आप खत्म रोक कर पाए। सकें, पूरी खत्म तरह तो से। नहीं, कम से कम कंट्रोल कर पाए। जब मैं रेप के परपिट्रेटर्स के लिए मैं बोलती थी कि फांसी होना चाहिए तो मेरे से रिटायर्ड कमिश्नर्स ने भी ऑन चैनल पूछा, डॉक्टर दत्ता यू थिंक कैपिटल पनिशमेंट विल स्टॉप द रेप? आई सेड नो, बट इट विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर द क्रिमिनल माइंड कि कल को मैं पकड़ा गया तो मेरी जान भी खतरे में हो सकती है। मैम आखिर में मैं आपसे बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं और आपने इससे पहले जी। सुसाइड की जब हम बात कर रहे थे आपने बच्चों की भी बात की, कोटा की भी बात की और मैं कोटा का एक रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ। 20-22 दिन में बात करें तो 6 मामले बीते सिर्फ 20-22 दिन में आ चुके हैं। बच्चों में जो एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस है उसके बाद किसी ना किसी तरह एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो सुसाइड कर लिया, इसके लिए आप कैसे उन्हें समझाना चाहेंगे? देखिए आज आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर घर वाले आपके ऊपर दबाव बना के रखते हैं, नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, आप ये दबाव में झुक मत जाइए। सबसे पहले तो मेरे सुनने वालों से मैं गुजारिश करूंगी, अगर वाकई आपका खून का रिश्ता है आपके बच्चे के साथ, आपने खून से सींचा है, अगर आप माँ हैं तो आप इसको ध्यान में रखिए, मद्देनज़र रखिए कि बच्चे की ज़िंदगी आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखनी चाहिए बजाय उसकी कैरियर की। बच्चे में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत ऊपर वाला दे के भेजता है। वो काबिलियत को तराशिए, भेड़ चाल में धकेलिए मत। क्योंकि बच्चा जब देखता है मैं किस मुंह से अपने पेरेंट्स को बोलूं कि मैं आपने जो डिमांड करी थी वो नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज द चाइल्ड लव्स यू एंड इफ यू लव योर चाइल्ड सो प्लीज डोंट पुश हिम। तो ये जो एग्ज़ाम्स का आप जिक्र कर रही हैं, एग्ज़ाम्स में भी आपका ध्यान ये होना चाहिए कि बच्चे को वो पूरी सहूलियत आप दें जितना उसे चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पुलिसिंग मत करिए। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उसको ये होना चाहिए कि माय पेरेंट्स आर विथ मी। क्योंकि कल को अगर एक दरवाज़ा उसके लिए बंद भी हो गया, 10 दरवाजे खुले हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको बच्चों को देना बिल्कुल, होगा। और उसकी जो काबिलियत है उसको तराशिए ना। आप देखिए ना एप्टीट्यूड कौन सा है बच्चे का। मैंने जैसे कहा अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ दी ज़रूर है, उसको तराशिए, उसको तलाशिए। ठीक है डॉक्टर जयंती दत्ता, आज आप हमारे साथ जुड़ी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो चुका है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका वक्त हमें देने के लिए। तो डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ जुड़ी और अब हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे आपको काम का स्ट्रेस हो, चाहे आपको किसी एग्जाम का स्ट्रेस हो या किसी भी तरह का कोई भी तनाव आपकी ज़िंदगी में हो, जब आप ये एपिसोड पूरा देखेंगे तो ज़िंदगी का हर तनाव आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। कट। Thank you, Lavina. This was more